हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षास एजुकेशन हब। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे अबाउट द पीपल्स रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश बिफोर 1858। यानी कि 1857 में हम पढ़ते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसमें हम देखते हैं कुछ हिस्टोरियंस हैं जिनका मानना था कि रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वहीं पे दूसरा केस हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि जो 1857 का रिवोल्ट था वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं था, क्योंकि लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं थी, देशभक्ति की फीलिंग नहीं थी। तो क्या क्या रिवोल्ट हुए थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बिफोर 1858, सभी की आज बातचीत करेंगे। बहुत सारे टाइप्स के रिवोल्ट आपको मिलेंगे, कुछ होंगे आपके सिविलियन रिवोल्ट्स, कुछ आपके ट्राइबल रिवोल्ट्स आ जाएंगे। तो इस तरह से मल्टीपल टाइप्स हैं। आई वुड सजेस्ट कि जैसे ही कंपाइल हो जाए, एक जैसे सिविलियन रिवोल्ट्स आपने पढ़ लिए तो उसके बाद एक टेबल चार्ट इसका पक्का से बना लें। चलिए जी, तो ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, दे वर चेंजिंग होल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जो एक ट्रेडिशनल वे था ना इंडियन इकोनॉमी का, उसको कन्वर्ट करने की ट्राई कर रही थी। जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उसको चेंज करने की ट्राई कर रही है। एडमिनिस्ट्रेशन में अब देखो पर्पस क्या था ब्रिटिशर्स का, वही बात आ गई। आए तो थे ट्रेड करने के लिए और अब जाके बैठ रहे हैं ऑफिशियल लेवल पे। बहुत सारे रीजंस देखे ना अपने पीछे कि जो ब्रिटिशर्स थे, मेन ऑफिशियल जो पोजीशंस हुआ करती थी वहाँ पे तो ब्रिटिशर्स को बिठा रहे हैं, और इंडियंस को कमांडिंग वाला जो रोल है वो कभी भी नहीं दे रहे थे। जहाँ पे ऑर्डर देना पड़ जाए वहाँ पे इंडियंस की पोजीशन रखी ही नहीं हुई थी ब्रिटिशर्स ने। तो दैट्स हाउ यू कैन सी कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपनी रूट्स को कैसे एनलार्ज कर रहे हैं थ्रू आउट द इंडिया। रूट्स को एनलार्ज करने से मतलब है कि एक छोटी सी जगह से चले थे, यहाँ भी फैल चुके हैं, यहाँ भी सबके साथ लड़ाइयाँ कर रहे हैं जहाँ पे पॉसिबल है। और लड़ाइयाँ दिमाग से कर रहे थे। इनको आर्मी इनके पास बेशक कम हुआ करती थी, बट आपने देखा किस तरह से कॉन्स्पिरेसीज क्रिएट करके ये लोग जीते जा रहे हैं। उसके बाद अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हमने देखा रिलीजन में कैसे इन्होंने इंटरफेरेंस दिखाई भी नहीं और इंटरफेरेंस कर भी दी। इन्होंने क्या किया, दूसरे धर्मों के बारे में उल्टा पुल्टा नहीं बोला। इन्होंने क्या करा कि क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर दिया कि देखो क्रिश्चियनिटी में ये चीज़ें अच्छी हैं, वो चीज़ें अच्छी हैं। तो इन शॉर्ट दूसरों के धर्म से खिलवाड़ भी नहीं किया और अपने धर्म का भी खूब प्रचार कर दिया। तो ये सारे जो रीजंस हैं उसी की वजह से जब लोगों को समझ आनी शुरू होती है, जैसे इंडिगो की खेती आपने सुनी होगी, बंगाल में शुरू करी थी। और बंगाल में हमने खास फीचर पढ़ा था कि जो बंगाल वाला एरिया हुआ करता था दैट वाज हाईली फर्टाइल। अब किसी हाईली फर्टाइल एरिया में तुम ऐसी क्रॉप लगवा रहे हो जिसको फर्टिलिटी की ज़रूरत ही नहीं है, जो बंजर ज़मीन के ऊपर भी उग जाएगी, तो लोगों में तो आक्रोश आएगा। तो वहाँ पे भी कुछ लोग थे जिनको पता चल जाता है जब आनंद मठ द्वारा एक दीन वो देखेंगे, हम प्ले देखेंगे तो आनंद मठ करके एक प्ले आएगा, नील दर्पण, ठीक है, आनंद मठ जी ने लिखा हुआ था नील दर्पण। तो उसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो आप नोटिस करोगे कि लोगों को पता चल जाता है कि उनका यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। ऊपर से इंडिगो जितना ये प्रोड्यूस किया करते थे, अनाज से इनको ज़्यादा आमदनी आती थी। वहीं पे जो इंडिगो की खेती करने लगे तो उससे कोई आमदनी भी नहीं आ रही अब। तो ये जो सारे रीजंस थे उसी की वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश फैल जाता है, जिसकी वजह से रिवोल्ट ऑफ 1857 हैपन। 1858 59 तक चलते रहती हैं कुछ एक लड़ाइयाँ, और फाइनली सेकेंड फेज जो था ब्रिटिशर्स का वो भी शुरू हो जाता है आफ्टर 1857। और हम देखते हैं फर्स्ट फेज जो था उसमें वो एज अ अपनी रूट्स अभी जमाई रही थी, मतलब खुद को ट्रेडिंग कंपनी ही बोलती थी। और जो ऑफिशियल लेवल पे देख रहे हैं हम, वो भी कंपनी के ही लोग बैठे हुए हैं। वहीं पे सेकंड फेज़ में जब जाओगे तो वहाँ पे ब्रिटिश क्राउन आने वाला है, यानी कि अब डायरेक्टली इंग्लैंड से इंटरफेरेंस होने वाली है। तो क्या क्या ऐसे फैक्टर थे जिसकी वजह से सिविल अपराइजिंग हुई, लोगों में क्या ऐसे रीजंस आए कि जिसकी वजह से उनमें बहुत ज़्यादा आक्रोश आया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। सबसे पहले तो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। अब देखो खेती जो थी दैट वाज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। तो ये जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट थी ना, इसमें क्या करा, ये हो गए ब्रिटिशर, यहाँ पे ले आए ये लोग ज़मींदार्स को, और यहाँ पे आगे फार्मर्स या फिर पीजेंट्स। ब्रिटिशर ने ज़मींदार्स को बोला तुमने क्या करना है, फार्मर्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, और जो भी यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा उसका सम लंप सम अमाउंट जो भी ब्रिटिशर्स को देना होता था वो ज़मींदार्स लेके जाते थे। यहाँ पे ज़मींदार दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट बना दिया करते थे, फर्जी कॉन्ट्रैक्ट बना दिया करते थे और करप्शन यहाँ पे कर लिया करते थे, ताकि इनको भी अपना भी फ़ायदा हो जाए और ब्रिटिशर्स को भी नुकसान ना हो। एक्सप्लॉइट कौन हो रहा है अगेन, तो जो मेन मेहनत कर रहा है वो यहाँ पे एक्सप्लॉइट होता हुआ आपको दिख जाएगा। फार्मर आ गए आपके, दूसरे आपके पीजेंट्स आ गए, तो ये लोग जो थे ये हाईली एक्सप्लॉइट हो जाते हैं इसकी वजह से। और ऊपर से ब्रिटिशर्स ने एक तो प्रोड्यूस ज़्यादा नहीं आ रहा, ऊपर से यहाँ पे टैक्स जो था वो बहुत ज़्यादा हाई इम्प्लीमेंट कर दिया गया।
फर्स्ट रीज़न। दूसरा क्या था, हम देख रहे हैं कि लैंड की एनेक्सेशन कर ली जा रही है। याद है ना सब्सिडरी अलाइंस, सब्सिडरी अलाइंस में क्या हुआ था, सब्सिडरी अलाइंस आपने पढ़ी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पढ़ी, देन पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस पढ़ी, पर सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट थी वो आपकी दो ही थी। नंबर वन वो सब्सिडरी अलाइंस। सब्सिडरी अलाइंस में क्या करते थे ये लोगों को, जो राजा लोग होते थे उनको बोलते थे हम आपको पेंशन दे देंगे, और पेंशन भी छोड़ो, पेंशन तो बाद में आई थी, हम क्या करेंगे आपको प्रोटेक्शन देंगे फ्रॉम द एनिमी, बस आपको क्या करना है अपनी आर्मी यहाँ से हटानी है और ब्रिटिशर की आर्मी यहाँ पे डिप्लॉय करनी है। तो ये हो गया सब्सिडरी अलाइंस वाला। दूसरा आप देख रहे थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या कर रहे थे, किसी भी राजा या महाराजा ने अगर कोई बेबी अडॉप्ट किया होता था तो उसको बोलते थे कि इसको नहीं ये दी जाएगी, अब जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है, अब ये जो प्रॉपर्टी होगी ये कौन लीज कर लेगा, ये ब्रिटिशर्स लीज कर लिया करेंगे। याद है ना झांसी वाला केस भी हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे ब्रिटिशर क्या कर रहे हैं, अपने राइट्स दिखाने की ट्राई कर रहे हैं थ्रू आउट इंडिया। तो ये तो फर्स्ट रीज़न में आपको दो रीजंस और मिल गए। तो ये तो दो यहाँ पे आप इस तरह से टेबुलर फॉर्म में बना सकते हो, तो दैट इज़ वेरी गुड, क्योंकि इससे थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है आपका पेपर। इम्पीरियलिस्टिक कॉलोनियल इंटरेस्ट आए थे ट्रेड करने के लिए, अब कॉलोनियाँ बसा रही हैं इंडिया के अंदर। अब इन्होंने क्या किया ना, जो ब्रिटिश में जाके प्रोडक्ट्स बना करती थी उसकी प्रमोशन करने लग गए इंडिया के अंदर। ठीक है, जो ब्रिटिश में आइटम्स हुआ करती थी, कपड़े हो गए, जो मर्जी हो गए, रॉ मटेरियल इंडिया से लेके जा रहे हैं, वो देखेंगे अभी रॉ मटेरियल इंडिया से लेके जा रहे हैं, वो भी बिल्कुल सस्ते में, और वहाँ पे अपनी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, फैक्ट्रीज़ के अंदर उस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं, कपड़े बनवा रहे हैं, और फिर कहाँ पे ला रहे हैं, दोबारा से वापस ले आ रहे हैं इंडिया, और इंडिया में फिर डबल कॉस्ट पे बेच रहे हैं उसको, डबल प्राइस पे बेच रहे हैं। तो अगेन किसकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, इंडिया की, और फ़ायदा किसका हो रहा है, अगेन ब्रिटिशर्स का। तो दिस वॉज द सेकेंड रीज़न का एक सब रीज़न। फिर उसके बाद देखोगे आप, जो इंडिया के अंदर हम हैंडीक्राफ्ट्स पढ़ते थे, याद है ना एंशिएंट हिस्ट्री में कभी हम पढ़ रहे हैं कि कोई जो है वो कुमार है, कहीं कुंभाकार्स हैं, बड़ी सारी टर्म्स पढ़ी थी जो सिर्फ हैंडीक्राफ्ट से ही एसोसिएटेड थी। कुछ घड़े बना रहे हैं, घड़े के ऊपर डिफरेंट डिज़ाइंस बना रहे हैं, बड़ी सारे हैंडीक्राफ्ट्स थे जो कि हमने पढ़े थ्रू आउट द एंशिएंट हिस्ट्री। इवन मेडिवल में भी पढ़े बीच बीच में। पर मॉडर्न हिस्ट्री में आप देखोगे ये इस चीज़ की पूरी ही ये चीज़ें ख़त्म होने लगती हैं, डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट पड़ता है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के ऊपर, क्योंकि अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स क्या देख रहे हैं, उनको थोड़ी है हैंडीक्राफ्ट से मतलब कुछ भी, उनको तो मतलब है कोई ऐसी चीज़ बनाए इंडियंस जो उनके ब्रिटिश में जाके जब वो उन चीज़ों को लेके जाएंगे तो उनको फ़ायदा हो उस चीज़ से। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि जो इंडिया का ट्रेडिशनल कल्चर है उसको ख़त्म करने की ट्राई की जा रही है, और जिससे ब्रिटिशर्स को इंग्लैंड में जाके फ़ायदा हो सके, इवन इंडिया में भी फ़ायदा हो सके, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ठीक है, अब इंडियन इकॉनमी जो थी, आप देखते हो कितने सारे अर्बनाइजेशन वाले फेज आते हैं। अगर पूछा जाए फर्स्ट अर्बनाइजेशन वाली कौन सी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी इंडिया में, तो आपको डायरेक्टली याद आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद थोड़ी सी रिचुअल पॉल्यूशन हुआ तो थोड़ा सा डिले हो जाता है नेक्स्ट अर्बनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट जो अर्बनाइजेशन आती है आपकी वो थी महाजनपद्स के टाइम पीरियड में। तो यहाँ पे अब दोबारा से क्या किया गया, जहाँ पे इंडिया फ्लरिश कर रहा था ड्यूरिंग द मेडिवल हिस्ट्री, इवन एंशियंट हिस्ट्री के टाइम पीरियड में, चोला चेरा पांड्यास हमने पढ़े, इंपीरियल चोलाज इवन, तो उस टाइम पे इंडियन इकॉनमी बहुत ज़्यादा इमर्ज कर रही थी। इट वाज अनकम्पेरेबल विद अदर कंट्रीज़। पर अब क्या हो रहा है, यहाँ पे दोबारा से इनको रूरलाइजेशन की तरफ धकेला जा रहा है कि आपको क्या है, इम्पीरियलिस्टिक अप्रोच अपना रहे हैं कि आपके सिर के ऊपर कोई बैठा होना चाहिए तभी आप लोग काम करोगे। तो यहाँ पे रूरलाइजेशन करी जा रही है इंडियन इकॉनमी की। एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर प्रेशर बड़ा ज़्यादा इंक्रीज़ किया जा रहा है, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल भी दिया, और हमने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में भी पढ़ा था कि जो बंगाल वाला एरिया था इट वाज हाईली फर्टाइल। पहले इनको अक्ल भी थी ब्रिटिशर्स को कि ये फर्टाइल एरिया है तो यहाँ पे क्रॉपिंग अच्छी होगी, अनाज काफ़ी अच्छा प्रोड्यूस होगा। पर जब इनको इंडिगो का लालच आया ना कि इंडिगो से तो बहुत पेस्टी कलर्स होते हैं ना, जैसे आप पिंक कलर देखते हो, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं उनको, बट एनीवेज पिंक कलर हो गया, ग्रीन कलर, सी ग्रीन, पता नहीं क्या क्या कलर आते हैं, तो वो जो पेस्टी सा कलर होता था इनको ब्लू बड़ा पसंद आया। तो इन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर की जगह पे बोल रहे हैं कि तुम इंडिगो की खेती करो। कई लोग हुआ करते थे उनके पास उतने फील्ड्स अवेलेबल नहीं थे, और जब इतने ज़्यादा फील्ड अवेलेबल नहीं है तो ऑब्वियसली वो तो बोलेंगे कि सर हमें तो एग्रीकल्चर पे ही फोकस करना है। पर वहाँ पे ब्रिटिशर बोलेंगे कि अगर तुमने ऐसे किया तो तुम्हें ख़त्म कर दिया जाएगा। आपको मैंने बोला था भारत एक खोज की वो सीरीज़ आती है, उसको देखना ज़रूर से, यूट्यूब पे पड़ी हुई है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इंडिगो वाला पार्ट देखना, कैसे वो एक्सप्लॉइट करने की ट्राई किया करते थे, बहुत अच्छे से उसमें रिप्रेजेंट किया गया है। और जब कोई उनके अगेंस्ट गया तो उसको मार दिया गया था, इतना पीटा कि वो उसकी डेथ ही हो जाती है अल्टीमेटली। तो एग्रीकल्चर लैंड जिस पर्पज़ के लिए थी उसकी जगह पे एक ऐसी बंजर सी क्रॉप वहाँ पे उगाई जा रही है, दैट इज़ द इंडिगो की क्रॉप।
जो कि अगर किसी ऐसे एरिया पे भी ग्रो कर दी जाए जहाँ पे फर्टिलिटी नहीं है वहाँ पे भी हो सकती थी। पर जस्ट बिकॉज ये जो ब्रिटिशर्स थे ये ज़्यादा कहाँ पे बैठा करते थे, एट बंगाल, बंगाल में इनका मेन सेंटर हुआ करता था। तो इस वजह से इन लोगों ने बोला कि नहीं यहीं पे ग्रो करेंगे, कहीं और नहीं जाएंगे हम, तो वो वाली चीज़ आ गई और एग्रीकल्चर जो लैंड था उसके ऊपर क्या किया, एक्सप्लॉयटेशन करी। इन शॉर्ट फार्मर्स के ऊपर एक्सप्लॉयटेशन करी। इतनी बुरी हालत हो रखी थी लोगों की कि उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा हुआ था। देन ड्रेन ऑफ वेल्थ, जैसे कि मैंने आपको बताया कपड़े तो बनते थे ब्रिटिश में जाके, पर जो रॉ मटेरियल था कॉटन था, इंडिया के अंदर इतनी फाइन कॉटन इवन आज भी प्रेजेंट है, पर आजकल थोड़ा सा वो एडल्ट्रेशन वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। इतनी बढ़िया कॉटन हुआ करती थी इंडिया के अंदर कि बहुत फाइन बोलते हैं ना जिसको, उस लेवल की कहीं नहीं मिलेगी आपको जैसी कॉटन इंडिया के अंदर मिलती थी। यहाँ से भेजेंगे, ब्रिटिश भेजेंगे, ब्रिटिश में जाके फिर वो फैक्ट्री में लगेगी जो कॉटन होगी, और फिर उसके कपड़े बनाएंगे, खुद के लिए बढ़िया बढ़िया चीज़ें रखेंगे, इंडिया में भी लेके आएंगे उन कपड़ों को, पर बेचेंगे इतना महंगा कि इंडियंस के पास उनके बस की होती नहीं थी। और जो एलीट फैमिलीज़, रॉयल फैमिलीज़ हुआ करती थी इंडिया के अंदर, वो लोग उनको खरीद लिया करते थे और ब्रिटिशर्स को काफ़ी मुनाफा हुआ करता था। तभी तो जब देखेंगे हम महात्मा गांधी जी आने वाले हैं थोड़े टाइम में, और भी बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ आने वाली हैं, और वहाँ पे हम क्या चीज़ देखते हैं कि जो ब्रिटिशर्स के कपड़े हुआ करते थे, बोलते हैं ना कि बायकॉट फॉरेन क्लोथ्स, वेस्टर्न क्लोथिंग, सारा फॉरेन का ये जो भी चीज़ें हैं, कपड़े हैं, जो भी चीज़ें उनसे एसोसिएटेड थी उनको बायकॉट करो। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब है कि वेल्थ इंडिया की थी पर जा कहाँ रही थी, उसकी जो ओपनिंग है वो तो इंडिया में है, पर वो एंड कहाँ पे कर रही है जाके, इंग्लैंड में। मतलब सारा का सारा जो वेल्थ है वो कहाँ सप्लाई किया जा रहा था, इंग्लैंड के अंदर। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ जो था वो भी एक सिविल अपराइजिंग्स का रीज़न था। एक चीज़ यहाँ पे आपने नोटिस करी होगी, मैंने फॉरेस्ट की बिल्कुल भी बात नहीं करी। मतलब जो ट्राइबल्स आएंगे उनका जो मेन इशू होगा वो फॉरेस्ट से रिलेटेड होगा। उनके मैंने ना यहाँ पे कोई कस्टमरी लॉज के बारे में बात करी, कस्टमरी लॉज लैंड के रिलेटेड तो करी, लैंड तो किसी की भी हो सकती है, पर लॉज जैसे कईयों का रिलीजन जो होता है वो एनिमिस्टिक होता है, मतलब नेचुरल चीज़ें जो होती हैं उनका पूजन पाठ करते हैं, ठीक है। कुछ मतलब ऐसे पर्टिकुलर रिलीजन होंगे जो आपको सिर्फ एक ट्राइबल तक ही सीमित मिलेंगे। जैसे गोंद ट्राइब का मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, ऑल्दो हमने ये चालकोलिथिक में पढ़ा भी था। गोंद ट्राइब ना आज भी मिल्क को कंजप्शन नहीं करती है मिल्क की, ऑल्दो वो मार देंगे एनिमल को फ्लैश के लिए, पर मिल्क की कंजप्शन नहीं करते वो लोग। चालकोलिथिक पीरियड से ये वाला जो रूटीन है ये चलता आ रहा है उनका। तो ये इनका अपना रिचुअल है। बाकी आप कहीं नहीं देखोगे कि मिल्क की कंजप्शन नहीं हो रही, खूब सारी होती है, ठीक है। उससे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, दही हो गया, पनीर हो गया, सब बन रहा है प्रॉपर, पर उनके अंदर ये कल्चर अभी भी चल रहा है। तो कस्टमरी रिलीजन आगे, लॉज आगे, मतलब जो आपको किसी छोटी छोटी सोसाइटी से ओरिएंटेड मिलेंगे, किसी रीजन से ओरिएंटेड मिलेंगे। तो ये जो बातें होंगी ये हम करेंगे जब ट्राइबल अपराइजिंग्स होंगी। अभी हमने सिर्फ फोकस करा सिविल अपराइजिंग्स के ऊपर कि जो लोग थे वो क्यों ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। हाउएवर पीजेंट थे, ट्राइबल थे, रिलीजियस ग्रुप्स थे, और भी बहुत सारे सेक्शन थे सोसाइटी के जहाँ पे जो भी ब्रिटिशर्स चेंजेस करने की ट्राई कर रहे थे तो इन्होंने भी एक्सेप्ट नहीं करा था। 17th एंड 18th सेंचुरी में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा डिसकंटेंट इमर्ज कर जाता है अमंग द पीपल ऑफ इंडिया, और उन्होंने बोला कि जो हमारे ऊपर ये जितने भी एट्रॉसिटी क्रिएट कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, हम उसके अगेंस्ट आते हैं। और मतलब वेपन्स भी अवेलेबल नहीं थे उस टाइम पे, इंडियंस के पास कोई वेपन अवेलेबल नहीं है, कोई बंदूक, कोई गोला बारूद, कुछ अवेलेबल नहीं है, जबकि ब्रिटिशर्स के पास ये सारी चीज़ें हैं, बहुत तगड़ी एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी है, बट स्टिल दे वर रेडी कि हमें फ़ाइट करनी है अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। वो चाहे फिर पीजेंट्स थे, वो ट्राइबल थे। ट्राइबल में आपने बड़े सारे नाम सुने होंगे, अभी बात करेंगे उसके बारे में। अच्छा सुनो, अभी हम बिफोर 1858 के रिवोल्ट पढ़ रहे हैं, उसके बाद अभी आफ्टर 1858 के भी आएंगे, ठीक है। सो मिलिट्री पर्सोनल हो गए आपके। मंगल पांडे का नाम आपने सुना होगा। हुआ क्या था कि मिलिट्री वालों में डिप्लॉयमेंट करी जाती थी, इंडियंस की भी पड़ी थी ना ये चीज़, और बोला गया था कि कमांडर लेवल पे इंडियंस को नहीं बिठाएंगे, वहाँ पे ब्रिटिशर ही होंगे, बाकी जो हेल्प सपोर्ट के लिए चाहिए होंगे वो इंडियंस को डिप्लॉय कर लेंगे। मंगल पांडे को पता चलता है कि जो बुलेट होती थी, बुलेट जो होती है ना इस तरह से दिखती है, इसका कार्ट्रिज लगा होता है यहाँ पे, इसको मुंह से खोलना पड़ता था, और ये बनी होती थी सूअर के मांस की, या फिर गाय की भी लिखी हुई है कई जगह पे, पर मांस होता था, इन शॉर्ट हम बोलेंगे फ्लैश की बनी होती थी। और ये हिंदू धर्म के थे, हिंदू धर्म वाले तो खाते ही नहीं थे फ्लैश, तो इन्होंने बोला ये तो हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, ये वो सो, तो उसकी वजह से मिलिट्री अपराइजिंग भी हो जाती है। फाइनली मंगल पांडे ने क्या किया, जब कोई उनकी बात नहीं मान रहा था, कोई भी इंडियन उनका जब सपोर्ट नहीं कर रहा था, उन्होंने एक हाई ऑफिशियल रैंक पे जो ब्रिटिशर हुआ करते थे उन्हीं को मार दिया ठाठा,
ठीक है, ख़त्म। तो मंगल पांडे का जो कंट्रीब्यूशन है मिलिट्री अपराइजिंग का रिवोल्ट ऑफ 1857 में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जाके जो इंडियन मिलिट्री में रिक्रूटेड थे उनको अक्ल आती है कि हाँ ये सच में हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ऊपर से वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 वाली कंडीशंस भी आएंगी बाय द टाइम, आगे चल के हम देखेंगे। तो उसके अलावा एक और चीज़ कि अभी जो चल रहा था वो हमने पढ़ा था ना कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए अलाउ कर दिया गया था, पर एग्ज़ाम कहाँ पे देना पड़ता था, जाके इंग्लैंड में। और उस टाइम पे एरोप्लेन तो अवेलेबल थे नहीं, तो किसके थ्रू जाते थे ये लोग, सी के थ्रू। और इंडियंस का मानना था कि अगर कोई सी को क्रॉस कर लिया जाता है तो वो अपनी जाति को छोड़ देता है, उसकी कास्ट ख़त्म हो जाती है वंस दैट पर्सन क्रॉसेस द सी। तो ये भी बोलते हैं कि ये लोग हमें बाहर रिक्रूट करवा रहे हैं, फ्रेंच के अगेंस्ट लड़ना है तो उस पर रिक्रूट करने के लिए बाहर भेज दे रहे हैं। तो पोलैंड में जाके कुछ है काम तो वहाँ पे भेज दे रहे हैं। तो इससे भी क्या हो रहा है, जो इंडियंस हैं उनका जो धर्म है वो भ्रष्ट हुए जा रहा है। तो दैट वाज द बिलीफ ऑफ इंडियंस। उसके बाद रिलीजियस लीडर्स आएंगे और लोअर स्टेटस ऑफ सिविल सोसाइटी, सारे लड़ रहे हैं इस टाइम पे। पर हाँ, एक कॉमन जो नेशनलिज्म वाली फीलिंग थी ना वो नहीं थी यहाँ पे, सारे सिर्फ अपने अपने रीजन के लिए लड़ रहे थे इस टाइम पे। ठीक है, इसी वजह से कई जो हिस्टोरियंस हैं उनका मानना है कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं हम बोलेंगे, बट येस रिवोल्ट तो हुआ था। कुछ का मानना है कि बोल सकते हैं, कुछ का मानना है कि नहीं बोल सकते हैं, वो डिफरेंट स्टोरीज़ हैं। सबसे पहले तो सिविल रिवेलियंस के बारे में हम पढ़ेंगे। अब जो कॉमन लोग हैं, सिविलियंस होते हैं, मिलिट्री वाले होते हैं, हम बोलते नहीं है सिविलियन है। सिविलियन मतलब जिनका कोई आर्मी से रिलेटेड बैकग्राउंड नहीं है, वैसे कनेक्ट कर दिया जाता है अगर मिलिट्री के फॉर्म में बोलूँ तो। सिविलियन मतलब जैसे हम आम जनता हैं, तो उनके बीच में क्यों आक्रोश फैला, क्योंकि जो उनकी दिनचर्या थी वो अच्छी खासी चल रही थी, पर ये ब्रिटिशर एक्सप्लॉइट करने पे आ रखे हैं। कॉजेज़ क्या क्या थे अब यहाँ पे 1 बाय 1 पढ़ लेंगे। और एक्टिविटीज़ ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज़, किसी के रिलीजन के साथ छेड़खानी तो नहीं कर रहे ब्रिटिशर्स, पर अपनी क्रिश्चियन मिशनरी इतने डिप्लॉय कर रखे हैं कि वो बढ़िया से इसका प्रचार कर रहे हैं। यू मस्ट हैव हर्ड कि ये लोग स्कॉलरशिप भी देते हैं कि अगर आप अपना धर्म कन्वर्ट कर लेते हो विद रिस्पेक्ट तो हम क्या करेंगे, आपको इतनी स्कॉलरशिप देंगे। बहुत सारे लोग कन्वर्ट भी हो जाते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, इवन पंजाब के कुछ एरियाज़ में आपने ये इश्यूज सुने होंगे। उसके बाद लीगल इंटरफेरेंस इन सोशल स्फेयर, ये वाली जो चीज़ है ना, कुछ चीज़ें जैसे सती का अबॉलिशन हुआ, ख़त्म करा सती को, और जो विडो रीमैरिज थी उसको भी स्टार्ट करा गया। तो ये तो चलो पॉजिटिव थे, पर बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऐसे भी थे जहाँ पे ये सोसाइटी में नेगेटिवली इन्वॉल्व कर रहे थे ब्रिटिशर्स। उसके बाद लोग जैसे ट्रेडिशनली जी रहे थे, इन्होंने क्या किया, कॉलोनियल इम्पैक्ट उन पे डालने की कोशिश करी। जैसे अभी सर सैयद अहमद जी के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उन्होंने क्या किया था, मुस्लिम ड्रेस की जगह वो पसंद करते थे कि ब्रिटिशर्स के जो कपड़े हुआ करते थे वो भी मैं पहनूं। तो वो चीज़ें जो थी, इनका मानना था मुस्लिम कम्युनिटी का कि ये लोग जो हैं ब्रिटिशर्स, ये हमारे ट्रेडिशनल वे ऑफ जो स्टाइल है उसको कन्वर्ट करने की ट्राई कर रहे थे। इवन इकॉनमी भी चेंज कर दी इन्होंने, जो ट्रेडिशनल इकॉनमी चल रही है उसको ख़त्म कर दिया। हैंडीक्राफ्ट वाला हमने रीज़न पढ़ लिया, हैंडीक्राफ्ट जो चल रहा था इंडिया के अंदर वो ख़त्म कर दिया। तो देयर वाज सो मैनी रीजंस जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि सिविल रिवेलियन जो था इमर्ज हुआ। अब नेटिव रूलर्स, यानी कि इंडिया के अंदर जब इंडिपेंडेंस हमें मिलेगा 1947 के अंदर, तो आप देखोगे 552 प्रोविंसेस इंडिया को मिलेंगे। 13 प्रोविंसेस जाएंगे किसके पास, 13 प्रिंसली स्टेट्स पाकिस्तान की हो जाएंगी, 552 अपनी थी इंडिया वाली। तो हर एक प्रोविंस के अंदर, हर एक प्रिंसली स्टेट के अंदर आप नोटिस करोगे कि एक अलग अलग राजा बैठा हुआ है, हर जगह पे एक अलग अलग राजा बैठा हुआ है। तो इससे क्या होता है कि जो नेटिव रूलर्स थे वो इनके अगेंस्ट रिवोल्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो किंगडम में दिनचर्या चल रही थी, जो भी राइट्स एंड रेगुलेशन, ज्यूरिसडिक्शन जो मर्जी चल रहा था थ्रू आउट द इंडिया, उसमें ये इंटरफेरेंस कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, जिसकी वजह से जो किंग्स थे वो भी इनके अगेंस्ट आ रहे थे। सबसे पहले देखेंगे सन्यासी रिवोल्ट के बारे में, इसको डिस्कस करेंगे पर कल, बिकॉज इसको पहले थोड़ा सा डाइजेस्ट कर लो जो भी हमने चीज़ें पढ़ी। अब ये जो आपको रिवोल्ट्स हैं ये बहुत ईजी लगेंगे, ये तो एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। एंड फाइनली वी विल सी कि आगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। अभी के लिए इतना ही, इसको थोड़ा सा रिवाइज करना क्योंकि स्टोरी फॉर्म में मैंने आपको सुनाया ताकि टफ ना लगे। आपको लगा भी होगा मे बी कि ये तो इजी सा है, इजी थोड़ी आएगा पेपर में, बट स्टिल मेंस का जब पेपर लिखोगे तो यही सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। ठीक है, उसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड आई एम सो सॉरी आजकल वीडियोज़ थोड़े से लेट हो गए, बिकॉज जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे मेंस के एग्ज़ाम, आपको पता होगा एचपी का जो रिज़ल्ट था प्रीलिम्स का वो आया था लास्ट टाइम, तो उसकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस में थोड़ा सा बिजी है। जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एग्ज़ाम देना है, तो उस वजह से थोड़ा हेक्टिक हो जाता है डेली शेड्यूल, बट आई विल ट्राई कि मैं वीडियोस को अब कॉन्स्टेंटली लेके आऊँ।
So sorry for that, and thank you for watching the video. If you like the video, do like and share, as well as subscribe the channel. Thank you everyone. Have a nice day. Keep learning, keep watching. Thank you.